हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम एनाटॉमी में एक और नया टॉपिक जो कि है एम्ब्रायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम एम्ब्रायोलॉजी से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? एम्ब्रायोलॉजी से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ठीक है। एम्ब्रायोलॉजी में हम कई सारे टॉपिक को देखेंगे, जैसे कि आज हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, है ना। डेफिनेशन को देखेंगे, साथ में हम ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी को देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, उसके बाद हम क्लीवेज को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्लीवेज के बाद जर्म लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद नोटोकोट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। अम्लाइकल कोट को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम फिटल सर्कुलेशन को देखेंगे, है ना। उसके बाद फिटल सर्कुलेशन को देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम कई सारे टॉपिक को एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक जो हम एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इन सारे टॉपिक में जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आपने कभी पहले एम्ब्रायोलॉजी नहीं पढ़ी है एग्जाम से जस्ट पहले, ठीक है, तो आप अगर प्लेसेंटा फॉर्मेशन टॉपिक को कवर कर लेते हैं, है ना, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के टॉपिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक जो है, जो कि क्या है, फिटल सर्कुलेशन। क्या है? फिटल सर्कुलेशन। ठीक है। इन दो टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो 90% चांसेस है, 90% चांसेस है कि एम्ब्रायोलॉजी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्या? प्लेसेंटा फॉर्मेशन और फिटल सर्कुलेशन। हालांकि हम यहाँ पर कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कई सारे लिस्ट बताई है। अगर मान लो एक दो टॉपिक यहाँ पर छूट भी गए तो डोंट वरी, उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो हम इतने सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो इन सारे टॉपिक में जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन और दूसरा आपका क्या है, फिटल सर्कुलेशन। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब 90% चांसेस है कि या तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा या तो फिटल सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास ज्यादा समय नहीं है एग्जाम से जस्ट पहले और आपने पहले कभी एम्ब्रायोलॉजी पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप प्लेसेंटा फॉर्मेशन और फिटल सर्कुलेशन पढ़ के जाइए, क्योंकि मैंने डिटेल एनालिसिस किया है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर को देखा, तो वहां पर मेरे को प्लेसेंटा फॉर्मेशन और फिटल सर्कुलेशन इन दो टॉपिक से खूब क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एम्ब्रायोलॉजी टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दी। कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर आप हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, है ना, कि एनाटॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं ये लेक्चर जब स्टार्ट करता हूँ या मान लो कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो उससे पहले ही मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। तो आप नोट डाउन करते चलिए कि सर ने क्या बताया है। जैसे कि मैंने एम्ब्रायोलॉजी में प्लेसेंटा फॉर्मेशन और फिटल सर्कुलेशन, मतलब 90% चांसेस है कि इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। या मेरे को आप कॉल करके पूछ भी सकते हो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन देखो, जब मैं आपको लेक्चर में सारी चीजें कवर कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए। क्योंकि आप क्या करते हैं, जब मेरे को कॉल करते तो हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ तो मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता हूँ, है ना। कई सारे स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो उनके मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। आप सभी को पता है मेरे पास लगभग 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स में से कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर ही देते हैं, तो हो सकता है आपने मैसेज किया और वो मैसेज नीचे चला गया, ठीक है। तो इसलिए मैं लेक्चर में ही सारी चीजें कवर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैं स्टूडेंट्स का कॉल नहीं अटेंड कर पाता हूँ, है ना। कभी कभी मैं व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं देख पाता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ग्रुप बनाया ताकि आप जो भी पूछो आप ग्रुप में पूछ लिया करो, ताकि क्योंकि ग्रुप क्या होता है, ऊपर रहता है, क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट पूछ लेता है ना, डाउट तो ऊपर रहता है, तो उसको मैं देख लेता हूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में डाला करो, ठीक। चलिए, तो इस तरह से प्लेसेंटा फॉर्मेशन,
फिटल सर्कुलेशन, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आज हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे और साथ में हम ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या होता है एम्ब्रायोलॉजी, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन देखिए एम्ब्रायोलॉजी की, यहाँ पर क्या बोला गया, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रायो। क्या होता है एम्ब्रायोलॉजी, द ब्रांच विच डील्स विद द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रायो। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और आप एक चीज ये समझ लीजिए कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है ये एक तरह क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यानी कि आफ्टर द बर्थ भी क्या होता है, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता हूँ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दो पार्ट में इसको क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा प्री नटल डेवलपमेंट, है ना, प्री नटल डेवलपमेंट, है ना, प्री नटल डेवलपमेंट। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट नटल डेवलपमेंट, है ना, पोस्ट नटल डेवलपमेंट। तो मैंने आपको क्या बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक तरह का क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, विच कंटिन्यूज इवन आफ्टर द बर्थ। जो इवन आफ्टर द बर्थ क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, क्या मैंने बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ होने से पहले, ठीक है, बर्थ होने से पहले ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्री नटल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट बिफोर बर्थ इज नोन एज प्री नटल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ इसे हम क्या कहते हैं, इसे पोस्ट नटल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ इसे क्या कहते हैं, इसे पोस्ट नटल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं प्री नटल डेवलपमेंट की टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, है ना, अगर मैं प्री नटल डेवलपमेंट जो होता है इसके अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं या टाइम पीरियड की बात करता हूं, है ना, इसके अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, इसे ही आप क्या कह सकते हो, इसे ही आप गेस्टेशनल एज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, गेस्टेशन पीरियड या गेस्टेशनल एज, है ना, इसे ही आप क्या कह सकते हो, इसे ही गेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हो, यानी कि प्रेगनेंसी। ठीक है, गेस्टेशनल एज बोल दो या गेस्टेशनल पीरियड। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, प्री नटल डेवलपमेंट या गेस्टेशनल पीरियड बोल दो या गेस्टेशन बोल दो, है ना, या प्रेगनेंसी का जो पूरा समय होता है, तो ये पूरा टाइम कितना होता है, 38 वीक्स। अगर हम वीक्स में देखें तो 38 वीक्स होता है। ठीक है, अगर हम इसे मंथ में देखें तो 9 मंथ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे देखें डेज में तो लगभग 280 डेज होता है आपका टाइम पीरियड, यानी कि गेस्टेशनल एज किसका, प्री नटल डेवलपमेंट, यानी कि प्री नटल डेवलपमेंट, है ना, कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये कितने समय तक रहता है, 9 मंथ तक या 280 डेज अगर हम डेज में देखें तो, और अगर हम वीक्स में देखें तो 38 डेज। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको 40 वीक्स भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 40 वीक्स तक 38 टू 40 वीक्स आप मान सकते हैं। ठीक है, 9 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो किसी किसी बुक में आपको 9 मंथ 7 डेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीज बता देता हूँ। ठीक, और डेज की बात करें, टोटल डेज कितना होता है गेस्टेशनल एज, वो 280 डेज का होता है, यानी कि गेस्टेशन पीरियड जो होता है, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 9 मंथ तक होता है। और ये जो प्री नटल डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड है वो कब से लिया जाता है, तो दिस, है ना, दिस ड्यूरेशन इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट डे, है ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड,
इसका मतलब आप समझे, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, है ना। इसका मतलब आप समझे, नहीं समझे समझ लो। देखो इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका गेस्टेशनल पीरियड होता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, वो कब से लिया जाता है, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है ना। प्रेग्नेंट लेडी को पीरियड्स नहीं आते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कपल कंसेप्शन करता है और कंसेप्शन करने के बाद अगर ये चांसेस है, कंसेप्शन करने के बाद अगर ये चांसेस है कि वो महिला क्या हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो उस कंसेप्शन से पहले, उस कंसेप्शन से पहले उस महिला को जो मेंस्ट्रुएशन आया था, तो उसके फर्स्ट डे से, उसके फर्स्ट डे से जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है, तब तक का टाइम पीरियड लिया जाता है, कौन सा, गेस्टेशनल एज, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको क्या बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है एक तरह का कंटिन्यू प्रोसेस होता है, जो इवन आफ्टर बर्थ क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो बर्थ बिफोर, यानी कि डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, उसे हम क्या कहेंगे, प्री नटल डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट आफ्टर द बर्थ, उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट नटल डेवलपमेंट, ठीक है। प्री नटल डेवलपमेंट जो होता है वो कितने दिन तक होता है, 38 वीक्स या 9 मंथ या 280 डेज, ठीक है। और आफ्टर द बर्थ जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या कहते हैं, पोस्ट नटल डेवलपमेंट, ठीक है। पोस्ट नटल डेवलपमेंट जो होता है ना, इसे आप चलो इससे पहले आप प्री नटल डेवलपमेंट की स्टेज को समझ लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने आपको क्या बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक तरह का कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना, जो इवन आफ्टर बर्थ चलता रहता है, ठीक है। तो बिफोर बर्थ जो है, बिफोर बर्थ डेवलपमेंट जो है, उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्री नटल डेवलपमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्री नटल डेवलपमेंट। और आफ्टर बर्थ जो होता है इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट नटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो प्री नटल डेवलपमेंट होता है इसकी कितनी स्टेजेस होती है, तो इसकी 3 स्टेजेस होती है ना। इसकी कितनी स्टेजेस होती है, इसकी 3 स्टेजेस होती है। जैसे कि पहली हम बात करते हैं, है ना, जैसे कि पहले अगर हम पहले स्टेज की बात करें, कौन सा कलर ले, ये लेता हूँ, चलो ये लेते हैं, है ना। तो पहले स्टेज की अगर हम बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेज हो जाएगा आपका क्या, प्री एम्ब्रायोनिक पीरियड, क्या हो जाएगा, प्री एम्ब्रायोनिक पीरियड। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, एम्ब्रायोनिक पीरियड, है ना, एम्ब्रायोनिक पीरियड। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा फिटल पीरियड, ठीक है। अगर मैं प्री एम्ब्रायोनिक पीरियड के टाइम ड्यूरेशन की बात करता हूँ तो प्री एम्ब्रायोनिक ड्यूरेशन जो होता है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0 to 2 वीक्स। लिख लो इसको आप नोट्स में अलग से, ठीक है। एम्ब्रायोनिक की बात करते हैं तो 3rd वीक से लेकर 8th वीक का जो पीरियड होता है इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रायोनिक पीरियड, ठीक है। और उसके बाद 9 वीक से लेकर, है ना, 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक का जो पीरियड होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम फिटल पीरियड कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो प्री नटल डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि डेवलपमेंट बिफोर द बर्थ, यानी कि जो गेस्टेशनल पीरियड जो होता है इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, प्री एम्ब्रायोनिक पीरियड एंड फिटल पीरियड, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोस्ट नटल की बात करें, यानी कि डेवलपमेंट आफ्टर द बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसको कई सारे स्टेज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बात करते हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, है ना, मिडिल एज, ओल्ड एज, इस तरह से इसको कई सारे स्टेजेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वो क्या है, प्री नटल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा जो पूरा एम्ब्रायोलॉजी है यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, प्री नटल डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि डेवलपमेंट बिफोर द बर्थ, ठीक। चलिए अब नाउ आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है उससे पहले आप नोट्स को देख लीजिए, है ना, मैंने आपको जितना पढ़ाया वो आप नोट्स में देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो व्हाट इज एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। टोटल पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप यहाँ पर टोटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज 38 वीक्स, है ना, या 9 मंथ, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, 280 डेज, है ना। और ये जो टोटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, ये कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये
प्री नटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, प्री नटल डेवलपमेंट। इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप गेस्टेशन पीरियड भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एम्ब्रायो, देखो अब वो जो पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, तो पूरे गेस्टेशन पीरियड में फर्टिलाइज्ड एग से लगाकर सेकंड मंथ जो होता है पीरियड, उसमें क्या कहा जाता है, एम्ब्रायो। और उसके बाद यानी कि थर्ड मंथ से लेकर बर्थ तक जो होता है बेबी, उसे क्या कहा जाता है, उसे फीटस। बेबी नहीं बोल सकते, मतलब यानी कि जो डेवलपमेंट, जो ड्यूरेशन होता है गेस्टेशन पीरियड का फर्टिलाइज्ड एग से लगाकर सेकंड मंथ तक, तो इस ड्यूरेशन में क्या कहा जाता है, एम्ब्रायो। और उसके बाद थर्ड मंथ से टिल बर्थ तक उसे क्या कहा जाता है, फीटस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम आगे यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहली ब्रांच की बात की गई है जो कि क्या है, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है, तो इट इज द स्टडी बेस्ड ऑन द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है, यह वह ब्रांच होती है एम्ब्रायोलॉजी की जिसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है, किसका, एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट का। कैसे किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का स्पर्म लेते हैं एंड ओवम लेते हैं, उसको क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं, इसको फ्यूज कराते हैं, है ना, फ्यूज कराते हैं, ठीक है। फ्यूज कराने के बाद आप सभी को पता है किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस जाइगोट को फिर क्या किया जाता है, ट्रेस किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सेल ट्रेसिंग, है ना। इस जाइगोट को ट्रेस किया जाता है और इस जाइगोट में फिर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसकी क्या की जाती है, उसकी मैपिंग की जाती है ना, उसके डायग्राम्स बनाए जाते हैं, है ना, जो भी चेंजेस होता है उसको डायग्राम्स बनाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो एम्ब्रायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें क्या किया जाता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल ट्रेसिंग एंड सेल मैपिंग, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रायोलॉजी कहा गया, ठीक है। अगली ब्रांच जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी क्या होती है, देखिए यहाँ पर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनालिटिकल एम्ब्रायोलॉजी, इसको एनालिटिकल एम्ब्रायोलॉजी भी कहा गया है। इन दिस ब्रांच एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट फॉर द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एन एम्ब्रायो, है ना, यानी कि यहाँ पर किसी भी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, इट इज द ब्रांच इन विच स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस ऑफ एन एम्ब्रायो, यानी कि किसी भी एम्ब्रायो का कैसे डेवलपमेंट होता है उसको यहाँ से जाना जाता है, ठीक है, इस ब्रांच से, ठीक। आगे हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर क्या है, कंपेरेटिव एम्ब्रायोलॉजी। तो कंपेरेटिव एम्ब्रायोलॉजी में क्या करते हैं, अलग अलग स्पीसीज के एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसा होता है उसको स्टडी करते हैं यहाँ पर, है ना, और फिर अलग अलग स्पीसीज के एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। इससे हमको ये पता चलता है ना, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे स्पीसीज के एम्ब्रायो को लेकर स्टडी की जाती है और कंपैरिजन किया जाता है उनके बीच में, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर, तो इट हेल्प्स, देखिए यहाँ पर, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस, यानी कि इससे हमको ये पता चलता है कि एक स्पीसीज अदर स्पीसीज से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज के एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं और कंपेयर करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि एक स्पीसीज अदर स्पीसीज से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं केमिकल एम्ब्रायोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर, इट इंक्लूड्स द बायोफिजिकल, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल टेक्निक टू स्टडी द एम्ब्रायोलॉजी, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एम्ब्रायोलॉजी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल एम्ब्रायोलॉजी की बात करें तो एक प्रकार से यहाँ पर क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है इस ब्रांच में, है ना, क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है ना। फिर जीन जो होता है ना, जीन सीक्वेंसिंग की स्टडी यहाँ पर की जाती है,
ठीक है, और जीन के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, तो इसकी यहाँ पर स्टडी की जाती है। यानी कि एक प्रकार से देखें तो केमिकल एम्ब्रायोलॉजी में क्या किया जाता है, जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स की स्टडी की जाती है। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, जेनेटिक्स के बारे में जाना जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, केमिकल एम्ब्रायोलॉजी के थ्रू। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, टेराटोलॉजी। तो टेराटोलॉजी क्या होता है, टेराटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एम्ब्रायोलॉजी विच डील्स विद द एबनॉर्मल, है ना, विच डील्स विद द एबनॉर्मल एम्ब्रायोनिक एंड फिटल डेवलपमेंट, है ना, जो किससे डील करता है, एम्ब्रायोनिक, विच डील्स विद द एबनॉर्मल एम्ब्रायोनिक एंड द फिटल डेवलपमेंट। यानी कि जितनी भी क्या होती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है ना, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है, तो वो सब किस ब्रांच ऑफ एम्ब्रायोलॉजी से जाना जाता है, तो वो टेराटोलॉजी से। तो देखिए यहाँ पर इट इज द ब्रांच ऑफ एम्ब्रायोलॉजी दैट स्टडी द कॉजेस, मैकेनिज्म एंड पैटर्न ऑफ एबनॉर्मल फिटल डेवलपमेंट एंड इट्स एनवायरमेंटल मीडिएटर्स। ठीक है, टेराटो जिसको क्या कहते हैं, मीडिएटर्स को टेराटोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ एम्ब्रायोलॉजी विच डील्स विद द एबनॉर्मल एम्ब्रायोनिक एंड फिटल डेवलपमेंट, है ना, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहा गया है, उसे टेराटोलॉजी कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई सारी ब्रांचेस होती है एम्ब्रायोलॉजी की। सबसे पहले हमने क्या देखा, डिस्क्रिप्टिव में क्या किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रायोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कैसे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमने कंपेरेटिव देखा, कंपेरेटिव में क्या किया जाता है, अलग अलग स्पीसीज के एम्ब्रायो को स्टडी करते हैं और कंपेयर करते हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि एक स्पीसीज अदर स्पीसीज से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमने बायोकेमिकल, यानी कि हम यहाँ पर क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, है ना, यहाँ पर हम जीन सीक्वेंसिंग की स्टडी करते हैं, यानी कि एक प्रकार से जेनेटिक्स को जाना जाता है। उसके बाद टेराटोलॉजी में एबनॉर्मल फिटल एंड एबनॉर्मल एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, यानी कि एक प्रकार से कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को जाना जाता है। कौन सी ब्रांच के थ्रू, एम्ब्रायोलॉजी की, वो है टेराटोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज क्या देखा, एम्ब्रायोलॉजी की डेफिनेशंस को देखा और उसके ब्रांचेस को देखा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आशा है आप सभी को लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप में से कोई रेगुलर लेक्चर चाहता है, ऑनलाइन क्लास चाहता है, ठीक है, और अगर आप 24 बैच के, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आयुर्वेदा विक्स एप्लीकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां पर आपको जैसे डाउनलोड करेंगे तो सुश्रुत 2.0 कोर्स मिलेगा 2024 बैच के स्टूडेंट के लिए, और जो 2023 बैच का स्टूडेंट है तो उसको BMS फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कोर्स में एनरोल करना है। अगर कोई आपको दिक्कत हो, डाउट हो कोर्स से रिलेटेड, तो मेरे नंबर दे रखे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।